नमस्कार। क्राइम आप तक के इस शो में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं अपनी कहानी। सिमरन की प्रेम कहानी की शुरुआत 2.5 साल पहले हुई थी। दिल्ली के शाहदरा जिले के मंडोली रोड पर हर्ष विहार थाना क्षेत्र के एक कॉलोनी है, बुध विहार। इसी कॉलोनी की गली नंबर 12 के मकान नंबर 438 में रहता था मोहम्मद शरीफ और शाबरी बेगम का परिवार। शरीफ का काम कबाड़ खरीदने और बेचने का था। काम कबाड़ी का जरूर था, लेकिन आमदनी अच्छी थी, घर में कोई कमी नहीं थी। परिवार दिल खोल कर पैसा खर्च करता था। शरीफ की और शाबरी की 5 औलादें थी, 2 बेटे तथा 3 बेटियां। तीनों बेटियां बड़ी थी। उनमें से 2 छोटे बेटे थे। 2 बड़ी बेटियों की दिल्ली में ही अच्छे परिवार में शादी हो चुकी थी। सिमरन बेटियों में सबसे छोटी थी। उससे छोटे 2 भाई थे, बड़ा फिरोज और उससे छोटा अजहर। 12वीं तक पढ़ी सिमरन की 2.5 साल पहले कॉलोनी में हो रहे एक निकाह के वलीमा में जब आमिर से पहली बार आंख लड़ी थी तो वह उम्र का 20वां बसंत पार कर चुकी थी। वैसे तो उम्र में ये ऐसी दहलीज होती है जिसे लांघ कर लड़की यौवनांगी बनती है। इस पड़ाव पर पहुंचते ही उसे दुनिया की हर चीज खूबसूरत नजर आने लगती है। देखने का नजरिया बदल जाता है। निहायत खूबसूरती का खजाना लिए सिमरन की जवानी एक नई अंगड़ाई ले रही थी। वैसे को तो कुदरत ने उसे खूबसूरती की नियामत दिल खोल कर बख्शी थी, लेकिन जब वह सच संवर कर निकलती थी तो उसकी तीखे नाक और नक्श उसकी बेइंतहा खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ा देते थे। उस दिन भी सिमरन की खूबसूरती कुछ ऐसी ही बिजलियां गिरा रही थी। वलीमा की उस पार्टी में सिमरन की निगाहें डीजे के फ्लोर पर बेहद आकर्षक ढंग से डांस कर रहे उस युवक पर अटकी थी, जो मानो उसी के लिए डांस कर रहा हो। पहले प्यार की पहली खुशबू। हालांकि सिमरन ने इससे पहले किस्से कहानियों में ही देखा और सुना था कि मोहब्बत नाम की कोई चीज होती है। आखिर मोहब्बत है ही ऐसी चीज जिसे सभी करना चाहते हैं। सिमरन को उस दिन पहली बार मोहब्बत का एहसास आमिर से बात करके हुआ। उस वलीमा फंक्शन में मौका मिलते ही आमिर ने उसे कोने में रोक लिया और कहा, हेलो जी, कैसा रहा हमारा डांस। एक अनजान युवक से इस तरह की बात करते हुए सिमरन का दिल पहली बार इतनी तेजी से धड़क रहा था। उसकी सांसें अटकी हुई थी। आमिर ने एक ही नजर में सब कुछ पढ़ लिया था। उसने कहा कि आपने बताया नहीं। आमिर ने फिर से वही सवाल किया कि क्या है, किस तरीके का डांस था मेरा। उसने कहा सिमरन ने कि भाजी बहुत अच्छा, एकदम ऋतिक रोशन की तरह डांस करते हो आप। सिमरन ने किसी तरह जवाब दे दिया। आमिर ने पूछा कि आपका नाम जान सकता हूं मैं। सिमरन ने कहा कि ना जाने और किस तरीके से उनके मुंह से अपने आप ही निकल गया कि सिमरन। अगले ही पल उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। आमिर ने कहा कि मुझे आमिर कहते हैं, यही गली नंबर 9 में रहता हूँ, मदीना मस्जिद के पास। आमिर, जो सिमरन से बातचीत करने के लिए बेताब था, उसने सिमरन की घबराहट तथा हिचकिचाहट को देखकर खुद ही बातचीत का सिलसिला शुरू कर दिया। आपको पहले भी इलाके में नहीं देखा है, शायद आप अपनी रिश्तेदारी में आई हैं। सिमरन ने कहा कि नहीं, मैं यहीं की रहने वाली हूँ, 12 नंबर की गली में घर है मेरा। जिनके यहाँ का ये वलीमा है वो अब्बू के दोस्त हैं। सिमरन को मानो अपने ऊपर नियंत्रण ही नहीं था। आमिर जो भी सवाल कर रहा था उसके मुंह से जवाब खुद ब खुद निकले जा रहे थे। थोड़ी बहुत बातचीत हुई और अचानक आमिर नाम के उस युवक ने सिमरन के हाथ से उसका मोबाइल ले लिया और उस पर अपना नंबर डायल कर घंटी मार दी। आमिर के मोबाइल पर सिमरन के नंबर की कॉल आ चुकी थी और उसने कहा, थैंक यू सिमरन, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। पहली बार कोई इतनी प्यारी लड़की मिली है जिससे दोस्ती करने का मन कर रहा हो। हम लोग फोन पर बात करते रहेंगे। यह कहते हुए आमिर हवा के तेज झोंके की तरह आया और अपनी बात कहकर सिमरन को हक्का बक्का छोड़कर चला गया। तो सिमरन मानो सोते से जागी। सिमरन को उस दिन पहली बार लगा कि कहीं ये मोहब्बत तो नहीं, क्योंकि उसने सुना था कि मोहब्बत एक भावना है जिसका एहसास धीरे धीरे होता है। कभी कभी यह मोहब्बत किसी की पहली नजर में भी हो जाती है। सिमरन को उस दिन लगा कि शायद मोहब्बत का यही तीर था जो उसके जिगर के पार हो गया। इसलिए वह आमिर की किसी भी बात का विरोध नहीं कर सकी थी। उस दिन रात को सिमरन ठीक से सो भी नहीं सकी। आंखें बंद करती तो उसे बार बार आमिर का चेहरा दिखाई दे रहा था। उसके डांस का अंदाज बयां याद करके वह खुद ही खुद मुस्कुराने लगती थी। उसे लगता था कि वह प्यार की अनजानी सी डगर पर चल पड़ी है। लेकिन अभी तक वो ये नहीं जानती थी कि आमिर है कौन, क्या करता है, उसकी हैसियत क्या है।
अगले ही दिन आमिर ने व्हाट्सएप पर सिमरन से बातचीत शुरू कर दी। प्रेम दीवानी सिमरन, प्यासा आमिर, युवाओं के बीच प्यार की शुरुआत में जिस तरह की बातें होती है, उस दिन से दोनों के बीच में वैसी ही बातें शुरू हो गई। दोनों ने एक दूसरे को अपने फोटो शेयर करने शुरू कर दिए। चंद रोज बाद दोनों के बीच घर के बाहर कहीं मिलने की बातचीत भी तय हुई। एक बार मिलना हुआ तो फिर दोनों का मिलना जुलना आम बात हो गई। कभी इलाके में तो कभी नजदीक के किसी पार्क में, कभी किसी चाइनीज के फूड सेंटर पर, तो कभी पिक्चर देखने के लिए दोनों साथ आने जाने लगे। जैसे जैसे समय बीतता रहा, दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ती गई। कभी भी मौका मिलता तो आमिर सिमरन के अधरों पर अपने प्यार की मुहर लगा भी देता था, जिससे सिमरन की तड़प और ज्यादा बढ़ जाती थी। एक दूसरे से सिमरन आमिर के प्यार में पूरी तरह से दीवानी हो चुकी थी। करीब 6 महीने तक दोनों का प्यार इसी तरह चोरी छिपे परवान चढ़ता रहा। प्यार की हर कहानी एकदम सीधी नहीं होती, उसमें कई तरह की बाधाएं भी होती है। और सिमरन का प्यार तो वैसे भी पहली नजर का अंधा प्यार था, जिसमें न तो कोई भविष्य की भलाई देखी गई थी, न ही भावी जिंदगी की कड़वी सच्चाई को परखा गया था। सिमरन बहनों में सबसे छोटी थी और माँ बाप की लाडली भी। माँ बाप चाहते थे कि जवानी की दहलीज पर खड़ी सिमरन की शादी भी किसी अच्छे परिवार में कर दी जाए, इसलिए वे उसके लिए अच्छा वर तलाश कर रहे थे। सिमरन के प्यार से अनजान माँ ने एक दिन सिमरन को रिश्ते के लिए एक लड़के की फोटो दिखाई, तो सिमरन को ऐसा लगा जैसे उसका हसीन सपना कोई देख रहा हो और उसने उसे जगा दिया हो। अम्मी, अभी शादी की क्या जल्दी है? मुझे घर से निकलवाना चाहती हो क्या? सिमरन ने बेमन से लड़के की फोटो देखने के बाद कहा। माँ ने कहा कि नहीं बेटा, लड़की माँ बाप के लिए एक जिम्मेदारी होती है, इसलिए जितनी जल्दी ये जिम्मेदारी पूरी होगी, माँ बाप का मन हल्का हो जाएगा। और तेरा निकाह हो जाए उसके बाद फिरोज के लिए भी तो दुल्हन लानी है, ये उसकी माँ ने कहा। साबरी बेगम ने सिमरन की शादी के ऐतराज को स्वाभाविक रूप से लिया, लेकिन वे इस बात से कतई अनजान थी कि बेटी के मन में क्या चल रहा था। सिमरन जानती थी कि अगर उसने अपनी अम्मी को अपनी पसंद के बारे में बताया तो वो आमिर से उसकी शादी के लिए कतई तैयार नहीं होगी, क्योंकि आमिर का परिवार उसकी दूसरी बहनों के ससुराल की तरह समृद्ध नहीं था। आमिर के पिता शाहिद मूल रूप से मेरठ के रहने वाले थे। वे जवानी के दिनों में ही दिल्ली आ गए थे। आजादपुर मंडी में आड़तियों को लेबर सप्लाई करने का काम कर रहे थे। उनके परिवार में उनकी बीबी आबिदा के अलावा 10 बच्चे थे, 3 बेटियां और 7 बेटे। परिवार लंबा चौड़ा था और खर्चे अधिक। 2.5 साल पहले जिन दिनों सिमरन और आमिर का प्यार परवान चढ़ रहा था, उन दिनों आमिर पनीर बेचने का काम सीख रहा था, बनाने का काम सीख रहा था। उसने अभी नौकरी की शुरुआत नहीं की थी, अलबत्ता 10,000 रुपए में उसे नौकरी कहीं न कहीं मिल ही जाती। इधर जब सिमरन ने आमिर को बताया कि उसके अम्मी अब्बू अब जल्द से जल्द कहीं दूसरी जगह निगाह कराने के लिए वे तैयार हो रहे हैं, तो आमिर सख्ते में आ गया, क्योंकि वो चाहता था कि सिमरन के साथ उसकी शादी हो और काफी दिनों से उनका प्यार चल रहा था। उसने सोचा था कि नौकरी करके पहले पैसा कमाएगा, फिर सिमरन से शादी करेगा। लेकिन जब अचानक सिमरन ने बताया कि परिवार वाले उसका निकाह कराने की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके हाथ पांव फूल गए। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या करे। सिमरन ने उसे यह भी बता दिया था कि उसके परिवार की हैसियत देखकर उसके परिवार वाले कभी भी दोनों की शादी के लिए तैयार नहीं होंगे। सिमरन दिल्ली में रहने वाली थी, 12वीं क्लास तक पढ़ाई पढ़ी थी। उसे पता था कि अगर परिवार शादी की इजाजत न दे तो बालिग प्रेमियों को शादी के लिए क्या करना चाहिए। सिमरन ने आमिर से पूछा कि क्या उसके परिवार वाले उसे अपनाने को तैयार हैं। सिमरन अच्छे संपन्न घर की पढ़ी लिखी सुंदर लड़की थी। जब आमिर ने उसे अपने परिवार वालों से मिलाया तो सबने शादी के लिए हाँ कर दी। अब सवाल ये था कि सिमरन के परिवार वाले दोनों का निकाह कराने के लिए तैयार नहीं होंगे। तय हुआ कि सिमरन व आमिर कोर्ट मैरिज करेंगे। बाद में सिमरन का परिवार अपने आप मान जाएगा। सिमरन व आमिर के ने शहादरा मैरिज कोर्ट में शादी की लिए आवेदन दे दिया। चूंकि दोनों ही बालिग थे और परिवार के तौर पर दोनों की तरफ से आमिर के दोस्त गवाह थे, लिहाजा दोनों की कोर्ट मैरिज होने में कोई अड़चने नहीं आई। लेकिन जब कोई लड़की निकाह करती है तो भले ही परिवार से कुछ ना बताए, लेकिन उसके रहन सहन और पहनावे से इतना परिवर्तन आ ही जाता है कि सवालों का पहाड़ अपने आप ही खड़ा हो जाए। कोर्ट मैरिज के बाद जब सिमरन चूड़ा पहनकर अपने घर गई तो उसकी अम्मी को शक हुआ और उन्हें सवाल की बौछार कर दी। सिमरन जानती थी कि एक न एक दिन तो सबको सब कुछ बताना ही पड़ेगा, लिहाजा उसने अपनी माँ को यह बता दिया कि वह आमिर नाम के एक लड़के से प्यार करती थी और उसने कोर्ट मैरिज कर ली।
बेटी के लिए अच्छे घर का सपना देखने वाले माता पिता के लिए बेटी के प्रेम विवाह की खबर किसी वज्रपात से कम नहीं होती है। उन्होंने जब लड़के व उसके परिवार के बारे में पूछा तो सिमरन ने सब कुछ सच सच बता दिया। जैसा कि सिमरन को आशंका थी वैसा ही हुआ। माँ ने सिमरन को लानत मलानत दी और उसकी पिटाई शुरू कर दी। अब्बू के घर आने के बाद तो जमकर हंगामा हुआ। पिता ने उसी दिन आमिर को अपने घर बुलाया और धमकी देते हुए कहा कि अब मेरी बेटी को भूल जाओ। आमिर ने सिमरन से सच्ची मोहब्बत की थी, भूल जाने का तो सवाल ही नहीं उठता था। लिहाजा उसने साफ-साफ कह दिया कि वह दुनिया में सब कुछ छोड़ सकता है, लेकिन सिमरन को छोड़ना उसके लिए मुमकिन नहीं है। मोहम्मद शारिफ ने जब उसे अपनी हैसियत देखने के लिए कहा तो आमिर ने साफ-साफ कह दिया कि उसने सिमरन की हैसियत से नहीं, बल्कि दिल से प्यार किया था। शारिफ ने आमिर को मार-पीट कर घर से भगा दिया। उसे चेतावनी दे दी कि भूल कर भी सिमरन से मिलने का प्रयास न करे। आमिर जानता था कि अगर उससे ने जरा भी देर की तो सिमरन के घरवाले उसकी जल्दी ही कहीं और शादी करा देंगे। लिहाजा उसने अपनी जान पहचान और कुछ लोगों से बातचीत की और हर्ष विहार थाने पहुंच गया। आमिर ने पुलिस को बताया कि उसने सिमरन से कोर्ट मैरिज की है, लेकिन उसके ससुराल वाले इस शादी को मान नहीं रहे हैं। उन्होंने उसकी बीवी को बंधक बनाकर रखा हुआ है और उसे साथ नहीं भेज रहे हैं। आमिर ने कोर्ट मैरिज का जो प्रमाण पत्र लिया था, उसकी जांच करने के बाद जो आमिर है उसके आरोपों को सच पाया गया। लिहाजा आमिर की शिकायत पर पुलिस ने मोहम्मद शारिफ, उनकी बेगम तथा बेटी को थाने लाई और थाने लाकर दोनों पक्षों में बहस हुई। माता पिता के बेटी के पक्ष में अपने तर्क थे तो आमिर व सिमरन के अपनी मोहब्बत के अपने तर्क। लेकिन पुलिस को तो कानून देखना था। पुलिस की नज़र में आमिर व सिमरन दोनों बालिग थे। दोनों का धर्म भी एक था और कानूनन उनकी शादी हुई थी। लिहाजा पुलिस ने मोहम्मद शारिफ को चेतावनी दे दी कि आमिर और सिमरन के बीच में बाधा न डालें और उसे अपने पति के साथ जाने दें। ऐसा ही हुआ। शारिफ ने टूटे मन से अपनी बेटी को आमिर के हाथों में सौंप दिया, लेकिन उनका दिल बुरी तरह से टूट गया था। उन्होंने बेटी को न जाने कितनी बद्दुआएं दे दी कि माता पिता का दिल दुखाकर वो कभी खुश नहीं रह सकती। उन्होंने थाने से ही सिमरन को आमिर के साथ भेज दिया, लेकिन साथ ही कहा कि आमिर के साथ उनकी बिना मर्जी में उसने शादी की है, तो इसके बाद उनका कोई भी रिश्ता उससे नहीं रहेगा। माँ बाप का दिल तोड़कर वो खुश रहे। सिमरन माता पिता का दिल टूटने के दुख से ज्यादा सिमरन को इस बात की ज्यादा खुशी थी कि जिसके साथ वह जीवन जीने के सपने देख रही थी वह उसका हो गया है। सिमरन की शादी भले ही कोर्ट मैरिज के रूप में हुई थी, लेकिन ससुराल में आने के बाद आमिर ने घर में एक बड़ी दावत रखी। शुरुआत के कुछ दिन आमिर के प्यार में किस तरह से गुजर गए पता ही नहीं चला, लेकिन 1-2 महीने बाद सिमरन का सामना जिंदगी की हकीकत से शुरू हो गया। पिता के घर पर लाड प्यार से पली सिमरन ने कभी किसी जरूरत के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया था। उसने हमेशा खुले मन से पैसा खर्च किया था। चूंकि आमिर ने तब तक नौकरी शुरू नहीं की थी, सो वह खुद ही अपने माँ बाप और भाइयों के खर्चे पर पल रहा था। इसलिए शादी के 2 महीने बीतने के बाद सिमरन को छोटे मोटे खर्चों के लिए भी दूसरों का मोहताज होना पड़ा। वह जब भी आमिर से खर्चे के लिए पैसे मांगती तो वह टका सा जवाब दे देता कि जब तक वह कमाएगा नहीं तब तक उसे कुछ भी नहीं दे सकता है। अगर वह चाहती है तो उसके पास पैसा हो, तो उसकी जिंदगी किसी पर निर्भर ना रहे, तो उसे उसके साथ मेरठ चलना पड़ेगा, जहां वह नौकरी करके उसकी हर खुशियों को पूरा करेगा। सिमरन के लिए गुर्बत से जीने से तो अच्छा यही था कि वह उसके साथ मेरठ चली जाए। लिहाजा शादी के 2 महीने के बाद सिमरन आमिर के साथ सरूरपुर चली गई। वहां आमिर ने हर्रा कस्बे में एक सस्ता सा किराए का मकान लिया। पास के जैनपुर गांव में अपने भाइयों की तरह उसने भी एक पनीर बनाने वाले प्लांट में 10,000 रुपए की पगार पर नौकरी शुरू कर दी। आमिर चूंकि गाड़ी चलाने से लेकर पनीर की मार्केटिंग और प्लांट के दूसरे काम भी देखता था, लिहाजा इन सब कामों से उसे 4-5 हजार रुपए और अतिरिक्त कमाई हो जाती थी। किसी तरह सिमरन के साथ धीरे धीरे गृहस्थी चलने लगी। जिस तेजी के साथ समय गुजरने लगा, उसी तेजी के साथ सिमरन के ऊपर चढ़ा आमिर के प्यार का नशा भी उतरने लगा। क्योंकि शुरुआत में तो सिमरन ने सोचा था कि चलो जिंदगी का सफर जो है वो शुरू करने में तंगी में भी गुजर बसर हो सकता है, लेकिन 1-1.25 साल बीत जाने के बाद भी गुर्बत में जिंदगी गुजारना मानो उसकी नियति बन गई हो। क्योंकि ना तो आमिर उसे अच्छे कपड़े दिलाता था, ना ही उसकी कोई ख्वाहिश पूरी करता था, फरमाइश पूरी करता था जिससे उसे खुशी मिलती। आमिर अब ये और ताने देना लगा था कि उसकी जिंदगी ऐसी ही थी और आगे भी ऐसी ही रहेगी।
मैंने तेरे बाप से कोई दहेज नहीं लिया है कि तेरी फरमाइशें पूरी करने के लिए चोरी डकैती करूं। जब कभी आमिर इस तरह के ताने देता तो सिमरन का माता पिता के लड़के की हैसियत को लेकर कही जाने वाली बातें याद आने लगती थी। अब उसे समझ में आने लगा था कि माता पिता बेटी के सुखद भविष्य के लिए लड़के की हैसियत और उसके काम में तवज्जो क्यों देते हैं। लेकिन सिमरन प्यार में अंधी होकर आमिर के साथ शादी का जो कदम उठा चुकी थी, उसका पश्चाताप तो यही था कि हर हाल में उसे अब आमिर के साथ खुश रहना था। लेकिन इस दौरान एक अच्छी बात यह हुई कि कोर्ट मैरिज के कारण शुरू हुई माता पिता की नाराजगी खत्म हो गई। माता पिता और भाई बहनें अब उससे अक्सर मोबाइल पर बात करने लगे थे। कुछ दिन में सिमरन को लगा कि परिवार के संबंधों को सुधरने के लिए जो पहल की थी, उसे उस पहल को आगे बढ़ाना चाहिए। लिहाजा वह भी एक दिन आमिर को साथ लेकर अपने मायके चली गई। लंबे समय बाद माँ बाप से मिलन हुआ, कुछ शिकवे शिकायतें हुई और फिर माँ बाप भी बेटी और अपने शौहर को उसके शौहर को साथ में देखकर खुश देखकर गिले शिकवे भूल गए। इस तरह सिमरन अपने माता पिता के घर आना जाना शुरू कर दिया। आमिर इस बात से खुश था कि चलो अब सिमरन ने अपने मायके वालों के साथ संबंध सुधार लिए हैं, तो उसे भी उनकी बड़ी हैसियत का फायदा मिलेगा। बेटी को खुश रखने के लिए आखिरकार वो कुछ न कुछ करेंगे, कुछ आर्थिक मदद भी करेंगे, ऐसा उसे लग रहा था। लेकिन एक दो बार मायके जाने के बाद भी जब सिमरन खाली हाथ लौटी तो आमिर के ससुराल वालों से मदद मिलने के सपने जो थे वो चकनाचूर हो गए। इधर मायके से संबंध जरूर सुधरने लगे थे, लेकिन सिमरन कभी भी अपनी गुर्बत भरी जिंदगी का जिक्र वहां नहीं करती थी, क्योंकि उसका मानना था कि उसने अपनी इच्छा से आमिर से शादी की है। इसलिए वो जिस हाल में भी रहेगी और वो उसे रखेगा, वो अपने परिवार को अपने दुखों के बारे में नहीं बताएगी। आमिर की भी उम्मीदें अधूरी सिमरन की थी। इधर जब सिमरन अपनी जरूरतों के लिए आमिर से पैसा मांगती तो वह उसे टका सा जवाब दे देता था कि मेरे साथ तो तुमको रूखी रोटी ही खानी नसीब होगी। अगर ऐशो आराम के लिए पैसा चाहिए तो अपने बाप से मांग लो। जब भी आमिर इस तरह का ताना देता तो सिमरन का उससे झगड़ा हो जाता था। वह उसे सुना देती थी कि उसने अपने माता पिता के इच्छा के खिलाफ जाकर लड़ाई झगड़े करके उससे शादी की, इसलिए उसकी हर इच्छा और जरूरतों को पूरा करना उसी का फर्ज है। ऐसे ही रोजमर्रा के झगड़ों में समय तेजी से बीतने लगा। लेकिन कोरोना और बीच में कुछ समय तक कोरोना था तो लॉकडाउन के कारण आमिर की कमाई में कमी आ गई। घर की आम जरूरतें भी ठीक से पूरी नहीं हो पाती थी। उस पर जब सिमरन उसे कोई फरमाइश कर देती थी, इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हो जाता था। आमिर को भी अब लगने लगा था कि एक बड़े घर की लड़की से शादी करके उसने बड़ी गलती कर दी है। उसने सोचा था कि बड़े घर में शादी करेगा, बड़े घर की लड़की से तो ससुराल वालों का सहारा होगा। लेकिन जब ऐसा कुछ नहीं हुआ तो उसकी खींच बढ़ने लगी। इस दौरान आमिर व सिमरन के बीच आर्थिक तंगियों के कारण झगड़े ज्यादा होने लगे। जब भी झगड़े होते तो आमिर नाराज होकर जैनपुर में अपने सबसे बड़े भाई के पास चला जाता। पूरे परिवार को इस दौरान आर्थिक तंगी के कारण पति पत्नी के बीच होने वाले झगड़ों की बात पता चल चुकी थी। आमिर अपने परिवार वालों के सामने सिमरन की गलत आदतों और ऊंची फरमाइशों की बात बताकर हमेशा ही उसे गलत ठहराता था। सबको यह लगता था कि सिमरन बड़े घर की लड़की है, अपनी ऐश भरी जिंदगी और ख्वाहिशों को पूरी न होने के कारण आमिर से झगड़ा करती है। 29 नवंबर 2020 को शाबरी बेगम अपने पति मोहम्मद शारिफ व बेटे फिरोज को लेकर अचानक सुरूरपुर थाने पहुंचे। थाना प्रभारी अरविंद कुमार उस समय थाने पर ही थे, अपने स्टाफ के साथ मीटिंग कर रहे थे। शाबरी बेगम ने बताया कि उसकी बेटी हर्रा कस्बे में अपने पति आमिर के साथ रहती थी, लेकिन 26 नवंबर की सुबह से बेटी का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। वे लोग उसकी खैरियत को लेकर परेशान हैं। इसलिए हकीकत जानने के लिए जब पति व बेटे के साथ वह उसके घर पहुंची तो वहां ताला लगा हो मिला। ना ही बेटी का फोन मिल रहा है, ना ही उसकी कोई खबर मिल रही है। हो सकता है वो अपने हस्बैंड के साथ कहीं गई हो या फोन में कोई परेशानी आ गई हो। इंस्पेक्टर अरविंद कुमार ने सारी बातें जानने के बाद दूसरे पहलू पर सोचते हुए अपनी राय दी। तो शाबरी बेगम ने कहा कि सर, मेरी बेटी चिंता इस बात की है कि मेरी बेटी को उसका पति पिछले कुछ महीनों से लगातार परेशान कर रहा था। दोनों ने कोर्ट मैरिज तो की थी। बेटी को इस बात से परेशान कर रहा था कि उसे कोई दहेज नहीं मिला। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों से तो वो हमारी बेटी से छुटकारा पाने की बातें भी कर रहा था, दूसरी शादी करने की भी बात कर रहा था। जब मेरी बेटी से आखिरी बात हुई थी उस दिन भी उसका झगड़ा हुआ था। आमिर ने सिमरन की पिटाई भी कर दी थी।
चूंकि साबरी बेगम ने आमिर के खिलाफ अपनी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने व हत्या करने की नीयत से उसके अपहरण की आशंका जाहिर की, तो लिहाजा एसएचओ अरविंद कुमार ने सारी बात एसपी मेरठ के अजय साहनी को बताई। उन्होंने एसपी देहात अविनाश पांडे और सीओ सरधना आरपी शाही को थाने पहुंचने के लिए कहा। दरअसल दहेज उत्पीड़न के साथ अपहरण जैसे गंभीर मामलों में उच्च अधिकारियों को विश्वास में लिए बिना कोई भी कार्रवाई करने से मामला बिगड़ सकता था। एसपी देहात व सीओ सरगना थाने पहुंचे तो उनने साबरी बेगम ने इसकी बेटी के बारे में सारी जानकारियां ली और सारी प्रताड़ना की कहानियां सुनी। बात पहुंची पुलिस तक। जिस तरह की शिकायत थी उसने तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी। इस एसपी देहात के आदेश पर इंस्पेक्टर अरविंद कुमार ने उसी दिन थाने पर धारा 498 ए 364 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। चूंकि मामला दहेज उत्पीड़न का था, लिहाजा जांच की जिम्मेदारी सीओ आरपी शाही को सौंपी गई। उन्होंने आगे की कार्रवाई के लिए इंस्पेक्टर अरविंद कुमार के नेतृत्व में एसआई योगेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल सुरेश कुमार, कांस्टेबल आशु मलिक, सचिन सिरोही, महिला कांस्टेबल अनु और बबली की एक टीम गठित की। पुलिस टीम ने जांच का काम हाथों में लेते ही सबसे पहले आमिर के परिवार और मिलने जुलने वाले लोगों की सूची तैयार कर उनसे आमिर के बारे में पूछा, लेकिन किसी को भी उस बारे में कोई पता नहीं था। वह 26 नवंबर से काम पर भी नहीं गया था। पुलिस ने आमिर के घर के पास लगे सीसीटीवी कैमरे को चेक किया तो पता चला कि 25 और 26 नवंबर की रात आमिर ने के साथ 3 अन्य लोग काले रंग की एक बोलेरो गाड़ी में सिमरन को लाद कर कहीं ले गए। साफ था कि सिमरन के साथ कुछ गलत हो चुका है। सिमरन को क्या हुआ था इसकी जानकारी आमिर के पकड़े जाने पर ही मिल सकती थी। लिहाजा पुलिस ने आमिर के फोन की सीडीआर निकलवाई, जिससे यह पता चला कि वारदात के अगले ही दिन 27 नवंबर को उसकी लोकेशन दिल्ली में थी। उसके बाद उसने लोकेशन लगातार लखनऊ आ रही थी। एसपी के आदेश पर उसी समय एक टीम लखनऊ रवाना हुई, जहां पर सर्विलांस टीम तथा स्थानीय पुलिस की मदद से पुलिस ने आमिर को 1 दिसंबर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस टीम ने सरूरपुर ले आया उसे और पूछताछ का सिलसिला शुरू किया तो पता चला कि सिमरन की हत्या कर दी गई। आमिर ने बताया कि उसकी आय उतनी नहीं थी, लेकिन सिमरन एक अच्छी जिंदगी जीने वाली लड़की थी और अपनी जरूरतों के लिए उसने फरमाइश शुरू कर दी थी तो उससे गुस्सा आ जाता था। आमिर ने कई बार सिमरन से कहा था कि वो अपने परिवार से 2-4 लाख रुपए की मदद ले ले, जिससे कोई दूसरा काम शुरू करके जिंदगी बदली जा सकती है। लेकिन सिमरन ने साफ कर दिया था कि वो अपने परिवार से किसी भी तरह की मदद नहीं लेगी, क्योंकि उसका उससे कोई हक नहीं है। उनकी नज़र में उसके अपने फैसले गलत साबित हो चुके थे। सिमरन खुददार लड़की थी, लेकिन आमिर को इससे कोई मतलब नहीं था। जब सिमरन ने उसकी बात नहीं मानी, उसकी फरमाइशें पूरी करने के चक्कर में आए दिन लगातार झगड़ा होने लगा। आमिर का अपने बड़े भाई आदिल के घर जाना हुआ करता था। वहां भाई की जवान साली से उसका दिल लग गया था। आदिल की साली सिमरन जैसी खूबसूरत तो नहीं थी, लेकिन गरीब परिवार के होने के कारण खुद को हर तरह के हालात में ढाल सकती थी। जैसे जैसे आमिर का आकर्षण भाई की साली की तरफ बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे सिमरन से उसके झगड़े भी बढ़ते जा रहे थे। वैसे ही अब उसे अपनी ससुराल में किसी तरह की मदद की उम्मीद नहीं रह गई थी। इसलिए आमिर ने सोचा कि क्यों ना जिंदगी भर होने वाली सिमरन की चिक-चिक से छुटकारा पा लिया जाए। भाई की साली से निकाह कर लिया जाएगा। इसलिए जब भी लड़ाई होती तो आमिर सिमरन से कहता कि अगर उसे उसके साथ नहीं रहना है तो वो उसका पीछा छोड़ दे, अपने घर चली जाए, कम से कम दूसरा निकाह कर लेगा। 25 नवंबर को भी ऐसी ही बात पर झगड़ा हुआ, दोनों के बीच मारपीट हुई। यह बात सिमरन ने फोन कर अपनी माँ को भी बताई थी। उसी दिन आमिर ने मन बना लिया था कि अब वह बहुत हो चुका है, रोज रोज के झगड़े अब नहीं अच्छे लगते हैं और अब सिमरन को खत्म कर दिया जाए। उस रात जब वो शाम को घर पहुंचा तो उसने सुबह के झगड़े के लिए सिमरन से माफी मांगी। फिर दोनों ने साथ में खाना खाया। बिस्तर पर पहुंचते ही आमिर ने सिमरन को इस तरह प्यार किया मानो आज के बाद वो दोबारा फिर कभी नहीं मिलेंगे। ऐसा ही हुआ। आधी रात को जब सिमरन गहरी नींद में सो गई थी, उस समय सोते समय सिमरन का गला दबा दिया गया। सिमरन एक क्षण के लिए छटपटाई, लेकिन आमिर की पकड़ मजबूत निकली और वह उसने दम तोड़ दिया। प्रेमी पति ने सिमरन को लगाया ठिकाने। हत्या करने के बाद आमिर अपने पनीर के जैनपुर स्थित प्लांट पर पहुंचा। वहां पर फैक्ट्री में की बोलेरो गाड़ी में प्लांट पर काम करने वाले 3 मजदूरों को यह कहकर साथ में लिया कि उसकी पत्नी की तबीयत खराब है, अस्पताल ले जाना है, वह उसे गाड़ी में डालने के लिए मदद कर दे। जब मजदूर घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि आमिर की पत्नी तो मृत है। मजदूरों ने ऐतराज किया तो आमिर ने उन्हें नौकरी से निकलवाने की धमकी दे दी, जिससे वो चुप हो गए। उन्होंने सोचा कि चलो बॉडी को गाड़ी में ही तो डालना है।
इसके बाद जब वह सिमरन को का शव लेकर वो प्लांट पर पहुंचा, वहां प्लांट में के पास ही उन्होंने लगभग रात को 2:30 बजे के करीब एक गड्ढा खोदा और मजदूरों की मदद से सिमरन को के शव को गड्ढे में दबा दिया। राज खुलने के डर से आमिर ने अगली सुबह अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया और दिल्ली पहुंच गया, लेकिन वहां उसे पकड़े जाने का डर सताने लगा तो सीधा लखनऊ निकल गया। इस दौरान आमिर ने परिवार में या किसी को भी सिमरन की हत्या की खबर की भनक नहीं लगने दी थी। पुलिस ने पूछताछ के बाद आमिर की निशानदेही पर जैनपुर के एक खेत में दबे सिमरन के शव को बरामद कर लिया। साथ ही मौजूद सिमरन के परिजनों ने उसकी शिनाख्त भी कर दी, जिसके बाद पुलिस ने सिमरन का शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। आमिर से पूछताछ के बाद पुलिस ने सिमरन का शव ठिकाने लगाने वाले में उसकी मदद करने वाले उन फैक्ट्री के मजदूरों के नाम पते भी मिल गए, जिनको की पहचान आरिफ निवासी नूरपुर जिला अलीगढ़, नसीम निवासी शिकारपुर जिला मेवात हरियाणा तथा बबलू निवासी विनोली जिला बागपत के रूप में हुई। पुलिस ने उन्हें भी मुकदमे में आरोपी बनाकर मामले में हत्या की धारा 302 व सबूत खत्म करने की धारा 201 जोड़ दी। आमिर को सक्षम न्यायालय में पेश किया गया और जेल भेज दिया गया। पुलिस बाकी अपराधियों को गिरफ्तार करने की कोशिश में लग गई। कितनी हैरानी की बात है कि जिस युवक के लिए सिमरन ने अपने परिवार से बगावत की थी, उसका वही हमसफर जिंदगी भर साथ निभाना तो दूर, उसकी जिम्मेदारियां तक नहीं उठा सका और एक दूसरी औरत के आगोश में जाने के लिए उसने अपने पत्नी को ही रास्ते से हटा दिया। यह कहानी सिर्फ एक सिमरन की नहीं है। आज की पीढ़ी के नौजवान लड़के लड़कियों को प्यार में अंधे होकर साथ जीने मरने की कस्में खाकर परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी तो कर लेते हैं, लेकिन तजुर्बे की कमी के कारण ये भूल जाते हैं कि जिंदगी की कठिन राह में जिम्मेदारियों के बहुत सारे कांटे भी होते हैं जो कदम कदम पर चुभते हैं। इसलिए माता पिता बेटियों की शादी से पहले दामाद का परिवार, उसकी हैसियत और उसके नौकरी या कारोबार को परखते हैं, क्योंकि इन्हीं बातों को अनदेखा करने से एक दिन जिंदगी का बड़ा फसाना बन जाने की संभावना बनी रहती है। आप अपना ध्यान रखिए और जिंदगी की गाड़ी जो हो वो आसान तरीके से और खुशहाल होकर चलाइए। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए।